कैसे सालों के पॉलिटिक्स ने आसाम और बंगाल को एक गेटवे हब बना दिया है इलीगल इमिग्रेशन का। आर्टिकल 6 से एनआरसी, आर्टिकल 355, कोर्ट रूलिंग जैसी चीज़ों को पॉलिटिक्स में अपने यूज़ के लिए, अपने मतलब के लिए काफ़ी डेंजरस तरीके से यूज़ किया गया है। तो आज हम बात करें भारत के सेंसिटिव और ऐसे डेंजरस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इलीगल इमिग्रेशन। मुझे समझने के लिए मैं चलना पड़ेगा थोड़ा पास्ट में, मिड 75, जब आसाम में एक मैसिव अनरेस्ट चल रहा था। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा मैसिव अनरेस्ट चल रहा था और माइग्रेशन काफ़ी पीक पर था। लैक ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक बर्डन नहीं था, ये था डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो इसे रोकने के लिए इसके प्रोटेस्ट में खड़े होते हैं इन 1979 में वहाँ के लोकल लीडर्स, वहाँ के लोकल ग्रुप जैसे कि ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियंस, ऑल आसाम गण संग्राम परिषद। वो एजिटेशन शुरू करते हैं जिसका नाम था असम एजिटेशन। एजिटेशन का डिमांड काफ़ी सिंपल था, डिटेक्ट, डिपोर्ट, डिलीट। यानी कि अपने वो कल्चर, अपने आइडेंटिटी, अपने लैंग्वेज, अपने पॉलिटिकल राइट्स को बचाना चाहते थे। इसीलिए उन लोगों ने ये एजिटेशन की शुरुआत की थी। लेटर इन ईयर 1985 में ईयर्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड वायलेंस के बाद एक अकॉर्ड साइन होता है बिटवीन पीएम राजीव गांधी एंड द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, और इस अकॉर्ड का नाम था असम अकॉर्ड। अकॉर्ड तो साइन हो गया, लेकिन अब आगे क्या, उन इलीगल इमिग्रेंट्स का होगा क्या, ये बहुत बड़ा सवाल था। तो इसी सवाल का जवाब बनकर आता है सामने आर्टिकल 6 से। आर्टिकल 6 से साफ साफ ये कहता है जो भी 1 जनवरी 1966 के पहले भारत में घुसे हैं वो फुल सिटीजन होंगे, और जो भी 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच जो घुसे हैं वो 10 साल तक वो उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। 10 साल बाद वो सिटीजन होंगे, बस भारत में वो रह सकते हैं। और जो 25 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं वो इलीगल होंगे, डायरेक्ट डिपोर्ट। और ये 1971 25 मार्च का जो डेट था कोई रैंडम डेट नहीं था, ये उस वक्त का समय था जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हुआ था और माइग्रेशन काफ़ी पीक पर था। और आर्टिकल 6 से सिर्फ अकेला एक ऐसा टूल नहीं था जो यूज़ में लिया जा रहा था इन घुसपैठियों को डिटेक्ट करने के लिए, एक और था टूल जो कि था एनआरसी। सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो कि काम में तब आता है जब हमें इलीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया और लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया को डिटेक्ट करना होता है। जो इलीगल होंगे वो डायरेक्ट डिपोर्ट होंगे। और एनआरसी का मैं साफ साफ बता देता हूँ, एनआरसी का कोई भी कट ऑफ डेट पूरे भारत में नहीं है सिवाय आसाम को छोड़कर। अगर एनआरसी को आसाम में लागू होना है तो एनआरसी जो है वो असम अकॉर्ड आर्टिकल 6 का कट ऑफ फॉलो करेगी, जो है 25 मार्च 1971 का। उसके बाद ही एनआरसी वहाँ लागू हो सकती है, यानी कि पूरे भारत में उसका कोई कट ऑफ डेट नहीं है। जानकार ये कहते हैं कि 1951 के बाद का कट ऑफ डेट बन सकता है पूरे भारत के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा वक्त था जब सिटीजनशिप जैसे एक्ट हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। तो अगर 1951 के बाद का कट ऑफ डेट बनता है पूरे भारत का, तो उसके तहत जो भी इलीगली भारत में घुसे थे 1951 के बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ सकता है। और यहाँ से क्रिएट होता है एक बड़ा लूप होल। ये पहले लूप होल को समझ लेते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि पूरे भारत में एनआरसी का कट ऑफ डेट बनता है तो वो 1951 के बाद का बनेगा, यानी कि 1951 के बाद जो भी भारत में आए थे एनआरसी के तहत वो इलीगल होंगे, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही सिटीज़न अगर भारत में आए थे 1951 के बाद आसाम के थ्रू, तो वो लीगल होंगे। असम अकॉर्ड तो यही कहता है आर्टिकल 6 से कि 1971 के पहले आने वाले जितने भी लोग हैं वो लीगल हैं, 1971 के बाद जितने भी आने वाले लोग हैं वो इलीगल हैं, 25 मार्च टू बी प्रिसाइज। तो एक सबसे बड़ा लूप होल बन गया, एक गोल्डन टिकट बन गया इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, और आसाम को दे दिया एक स्पेशल स्टेटस ऑन इलीगल इमिग्रेशन आर्टिकल 6 से। इस पे सवाल भी उठाए गए काफ़ी आर्टिकल 6 से पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एक स्टेट को इतना स्पेशल स्टेटस क्यों। बंगाल भी एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, हालांकि सबसे बड़ा बॉर्डर बंगाल ही शेयर करता है। वहाँ भी इलीगल इमिग्रेशन जो एक बड़ा खतरा है आसाम की तरह, वहाँ की सरकार क्या प्रिकॉशंस ले रही है। वहाँ सब बंगाल के सरकार से सवाल पूछे गए, लेकिन बंगाल सरकार ने चुप्पी साध ली। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक लोकल इशू नहीं है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जी बिल्कुल, और इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी सीवियर था। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। और ये घुसपैठिए
मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा होता है। सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। एक एसबीआई का रिपोर्ट है जो बताता है पिछले 25 सालों में आसाम में 10% से गिरावट आई है पर कैपिटा इनकम में, और बंगाल में आई है 6% से। यानी कि सरकार जॉब्स तो दे रही है, लेकिन ये घुसपैठी वहाँ भी घुस रहे हैं। आर्टिकल 6 से सिर्फ अकेला एक ऐसा गोल्डन टिकट नहीं था इन घुसपैठियों के लिए, एक और शील्ड थी जिसका नाम है IMDT एक्ट 1983। जी बिल्कुल, जो कि कांग्रेस के रूल के अंडर पास हुई थी। इसमें साफ साफ ये लिखा था कि सस्पेक्ट को प्रूव नहीं करना है कि वो इलीगल है। जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स रहेंगे उन्हें बर्डन ऑफ प्रूफ से मुक्त कर दिया गया, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो स्टेट एंड पुलिस पे डाल दिया गया। जी हाँ, यानी कि चोरी आपके घर पे हुई है, प्रूफ आपको करना है कि चोरी आपके घर पे हुई है। चोर जो पूरे भारत में घूमेगा। तो इस एक्ट को चैलेंज किया गया लेटर इन 2005 इन सुप्रीम कोर्ट बाय सर्बानंद सोनोवाल जी, जो बीजेपी के लीडर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के स्ट्रक डाउन किया और सेंटर को कहा कि वो आर्टिकल 355 के तहत वो काम करे, क्योंकि आर्टिकल 355 डायरेक्टली राइट देता है सेंटर को कि वो एक स्टेट को इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड एग्रेशन से बचाए। BSF जैसे नेशनल एजेंसीज ने भी कंफर्म किया है कि बंगाल और आसाम से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से भारत के अंदर आते हैं। 2004 की बात है, यूपीए गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कंफर्म किया था ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर कि 1.2 करोड़ बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत के अंदर रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो बंगाल के अंदर है 57 लाख, 50 लाख जो है वो आसाम के अंदर है। लेकिन लेटर इन 2005 इस स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है और कहा जाता है कि कोई एक्यूरेट फिगर नहीं है या पॉलिटिकल विल नहीं है, और यहीं से स्टार्ट होता है इलीगल इमिग्रेशन का पॉलिटिकल टूल बन जाना। क्रिटिक्स कहती है कि बीजेपी इसे एक हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए उठाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि यूपीए गवर्नमेंट ने इसे एडमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया और BSF ने कंफर्म किया है। जी हाँ, बिल्कुल इसे पॉलिटिकल टूल बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक नेशनल थ्रेट नहीं है। थ्रेट आज भी बॉर्डर पे खड़ा है। बस फ़र्क ये है कि बीजेपी इस मुद्दे को काफ़ी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना चाहती है, NRC और CA जैसे मुद्दे को। तो अब सवाल है आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सरकार से यही उम्मीद रहेगी, यही दरख्वास्त रहेगी कि NRC CA जैसे कानून को सख्त से सख्त तरीके से लागू किया जाए, ताकि हमारा नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, डेमोग्राफिक चेंज ना हो। अगर ऐसा पॉलिटिक्स होता रहा तो डेमोग्राफिक चेंज होता रहेगा काफ़ी तेज़ी से, और नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता रहेगा काफ़ी तेज़ी से। तो सरकार से बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मुद्दा असामीज़ बंगालीज़ का नहीं, ये मुद्दा है इंडियन वर्सेस नॉन इंडियन का, ये मुद्दा है इलीगल वर्सेस लीगल का। हमें और आपको पहचानना होगा कौन भारत का है, कौन बांग्लादेश का है, कौन रोहिंग्या का है, क्योंकि एक नेशन को डिफ़ाइन करता है उसका बॉर्डर, और उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने को डिफ़ाइन करता है हमारा सर्वाइवल। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।